नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज हम लोग चलते हैं चैप्टर 7 ट्वेल्थ का पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपको इसके लिए एक चीज़ एकदम जानना ज़रूरी है कि पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसके लिए कि हमारे जो आवर्त सारणी है। सबसे पहले ये बेसिक क्लास है ना। बेसिक क्लास मतलब क्या होता है कि आपको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, उसके बाद ही हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों में चलेंगे। तो देखिए, इसमें पी ब्लॉक के तत्वों में भी चलेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि जो आवर्त सारणी है, ये आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको किस तरह से याद कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं ट्रिक्स से बता दूंगा। वैसे तो आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व को याद करने का अलग अलग ट्रिक्स है आपके यूट्यूब चैनल्स में, बहुत सारे चैनल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हम लोग एक्चुअली में पढ़ने क्या वाले हैं, है ना। उसके बाद मैं बेसिक नॉलेज देता हूँ। चलिए, तो ये है आपके पास आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी में मैं बता देता हूँ कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है और कितने वर्ग है ना। आवर्त को समूह कहते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 के पूरा 18 वर्ग है ना। ऐसे ऊपर से नीचे जाते वो सब क्या है, वर्ग कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आवर्त है हमारे पास। ठीक है, ये 7 आवर्त है आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, याद रखिएगा। तो सबको मैं लेंस से बताता हूँ कि ये जो दो वर्ग दिख रहा है, ये दोनों वर्ग एस ब्लॉक के तत्व हैं। कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? एस ब्लॉक के तत्व हैं। और ये पूरा एस ब्लॉक में केवल 2 ही वर्ग हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एस ब्लॉक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। दूसरा हमारे पास है पी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक है? पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 6 वर्ग है पी ब्लॉक के अंतर्गत। तो हमारा मेन टॉपिक कौन है? यही है पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व। उसके बाद देखिए कि यहाँ दिख रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर क्या है, 10 खाने हैं। ये आपका डी ब्लॉक के तत्व है। और नीचे जो 14 खाने हैं, ये क्या है, एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो आपको बता देता हूँ कि अधिकतर क्या होता है कि कैसे हम पहचानेंगे कि यह तत्व एस ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस पी ब्लॉक में कितने तत्व है और इसको कैसे आप याद कर सकते हैं। बहुत सारे टिप्स हैं, तो आप याद कर सकते हैं, करना है तो ठीक है, और नहीं तो मैं नॉर्मल बता देता हूँ आपको, है ना। यहाँ पर बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है और न्यूट्रियम है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, याद करना है ना। तो कैसे याद कर सकते हैं? चलिए, तो हम लोग नॉर्मल समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो तत्व है, तो अधिकतर मैं बता दूं कि हम लोग 1 2 3 4 5 ही तत्व के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। ये 55 तत्व के बारे में बात करेंगे, नीचे की ज़्यादा ध्यान है क्योंकि यहाँ पर ये हमारे से संबंधित नहीं है। ऐसा संबंधित है बट हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं अधिकतर, है ना। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप कैसे याद कर सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ कि आपको एक चीज़ याद रखना है, 8 18 18 32, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये वाला लाइन याद रखना है। ये बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन, है ना। इसका परमाणु क्रमांक के आधार पर आप याद कर सकते हैं कि 5 6 7 8 9 10 ऐसे रखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 वर्ग होते हैं पी ब्लॉक के अंतर्गत, है ना। और हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व। तो 6 क्यों होते हैं, ये सब मैंने 11वीं में आपको समझा रखी है। 11वीं का वीडियो देख सकते हैं आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में, कि ये पी ब्लॉक के तत्व के 6 वर्ग में इसलिए रखा है क्योंकि उसका जो पी होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो डी ब्लॉक होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि हमारे पास है एस पी डी और एफ, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें कितना? 14। तो इसलिए यहाँ पर F14 में बटा हुआ है, ये 10 में बटा हुआ है, ये 2 में बटा हुआ है और ये 6 में बटा हुआ है। ठीक है, तो इसको याद करने के कुछ तरीके बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे। जो मुझे आता है वैसे तरीका आपको बता रहा हूँ। जैसे कि इसका 5 याद रखना, बोरान का 5 है। तो एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। इसको कैसे याद रखेंगे? ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि बरबट्टी, आलू, गाजर, इन तेल, ऐसा कर सकते हैं। बरबट्टी, आलू, गाजर, इन तेल। अब क्या करना है, ये तो याद रख गया, BALGAINTIN
TI ये याद हो गया है ना, बरबट्टी आलू गाजर इन तेल ये हो गया है ना, ये आपको रट लेना है ना। अब क्या करना है अपने को कि पहले क्या याद करना है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 5 है। कितना है, 5। तो 5 में आपको सबसे पहले 8 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 8। तो 8 5 कितना हो गया, 13। तो एल्यूमिनियम का कितना हो गया, 13। और 13 में आपको गिनना है 18। क्या जोड़ना है, 18। और 18 और 13 कितना हो गया, 31 हो गया है ना। 31 हो गया तो वो गैलियम का हो गया। अब गैलियम में फिर कितना जोड़ना है अपने को, 18 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 18। 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, 18 जोड़ेंगे तो 8 एक ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो गया, 49 हो जाएगा। तो इंडियम का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है। अब लास्ट में कितना जोड़ना है अपने को, 32 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 32। तो 49 में अगर 32 जोड़ते हैं तो 9 10 11 का 1 हासिल है, किधर हो गया, ये हो गया 81। तो इस तरह से आपको 8 18 18 32 याद रखना है और इस तरह से ये आपका याद हो गया 5 13 31 49 81। बरबट्टी आलू गाजरीन तेल, बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखिए कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन और लेड, ये है अपने पास। तो ये क्या है, कार से गया सन पढ़ने। ठीक है, कार सी से SI से, GE गया SN सन और PB पढ़ने। ठीक है, कार से गया सन पढ़ने। तो क्या हो जाएगा, कार्बन सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, लेड है। ठीक है, फिर इसमें क्या करोगे आप लोग कि 6 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में 18 जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा। 32 में फिर 18 जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा और 50 में 32 जोड़ोगे तो 82 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया कार से गया सन पढ़ने। ये हो गया ये बरबट्टी आलू गाजर इन तेल, कार से गया सन पढ़ने। और ये होएगा एक इसमें देश का नाम ले रहा हूँ। ठीक है, देश का मेरा उद्देश्य किसी देश को नाम को बोलना नहीं है, नॉर्मल में बता रहा हूँ कि नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया 3 जने हैं, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। और नेपाल तो सबसे गरीब देश आप लोग जानते हो, है ना। तो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब, SB मतलब सब एंटी मनी सब, SB एंटी मनी। ठीक है, तो सब बीमार कह सकते हैं। तो इसको हम लोग कई जने भिखारी भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन हम लोग किसी देश का बारे में ऐसे कुछ वर्ड नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ऐसा नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। तो ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया फास्फोरस, ये हो गया आर्सेनिक और ये हो गया एंटीमनी और ये क्या है, बिस्मिथ। ठीक है, ये धातु है, ये भी धातु है। ठीक है, ये उपधातु है, सॉरी ये नाइट्रोजन है, ये गैस है, अधातु है। ये फास्फोरस भी अधातु है और ये उपधातु है, ये उपधातु है और ये धातु है। ठीक, ओके। चलिए 8 में जाएंगे तो ऑक्सीजन और सल्फर। चलिए, तो उसी तरह से आप सब याद करते जाइए, है ना। ये है ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, थैलियम है और पोलेनियम है। ठीक है, और इसका थोड़ा टिक्स है, ये अजीब टाइप से ऑरेंज और संतरा तो एक ही है, लेकिन मैं किसको यूज़ किया हूँ, ऑरेंज संतरा से भरा टेम्पो। ऑरेंज संतरा तो एक ही है, एक प्रकार से कहा जाए तो ऑरेंज संतरा से भरा टेम्पो। ठीक है, तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम और पोलेनियम। ठीक है, इस तरह से हो गया। इसमें भी क्या करोगे आप लोग 8 18 32 का यूज़ करोगे। ये फ्लोरीन है ना, और ये क्या है, क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है और ये है स्टेटिन है। मतलब इसमें भी एक ट्रिक्स है नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से ये कर सकते हैं। और फ्लोरीन इसका बता देता हूँ, ये है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज़ किया है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने नेपाल को 2 बार यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर भी नेपाल बोल सकते हैं आप। और पाकिस्तान है और ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर A है तो मतलब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और K है तो कोरिया वगैरह यूज़ कर दीजिए, कोई भी है ना। तो नेपाल ऑस्ट्रेलिया और कोरिया, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर है नेपाल ऑस्ट्रेलिया कोरिया, 0 में रन आउट। ठीक है, फिर यहाँ पर 8 18 32 का यूज़ करेंगे, आपको याद हो जाएगा। जैसे जिनान का 54 है, इसका 36 है। इसमें 10 में अगर 8 जोड़ते तो 18 हो जाएगा। 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 में फिर 18 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा और 54 में 32 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। और ये फ्लोरीन है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हर चीज़ मैं ही थोड़ी बताते रहूँगा, है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, आयोडीन है और स्टेटिन है। ठीक है,
ये इस तरह से आपको इसी तत्वों को सबको पढ़ना है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से परिवार को पढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये है आपका नॉर्मल याद करने का तरीका था। अब हम लोग बेसिक नॉलेज में चलते हैं पी ब्लॉक के अंतर्गत। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो आवर्स हैं उसको कितने ब्लॉक में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जो मैंने बता रखी है आपको, है ना। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो पहला जो आवर्त है ना, पहला जो आवर्त है जिसमें शुरुआत कहाँ से होती है, अपना हाइड्रोजन और लिथियम कह सकते हैं, यहाँ से लिथियम से है, लिथियम से, और यहाँ पर ये होता है बेरिलियम होता है, ठीक है। पहला ये दूसरा, है ना। यहाँ पर फिर 10 होता है, उसके बाद 10 के बाद यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 5वें नंबर में, है ना। ये होता है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। ये छः पूरा क्या है, पी ब्लॉक के तत्व है, यही जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं कुछ और बताता हूँ कि ये एस ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत हम लोग कैसे जानेंगे कि ये तत्व एस ब्लॉक का है, ये तत्व पी ब्लॉक का है और ये तत्व नीचे का डी ब्लॉक का है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि मैं एस ब्लॉक के 2 तत्व लिखता हूँ, एक लिख देता हूँ मैं सोडियम लिख देता हूँ, ओके। यहाँ पर नीचे लिथियम के बाद कौन आता है, सोडियम आता है, ठीक है। और एक आध तत्व लिख देता हूँ मैं मैग्नीशियम, ठीक है। ये बेरिलियम के जस्ट नीचे क्या आता है, मैग्नीशियम आता है। इसका परमाणु क्रमांक 11, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। चलिए, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि देखिए ये वर्ग पहला है और ये वर्ग दूसरा है, दोनों ही एस ब्लॉक के तत्व हैं, तो कैसे जानेंगे। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे 11 है, 11 क्या निकालेंगे, 1s², 2s², ठीक है, 2p6, है ना, और 3s, यहाँ पर 6 2 8 8 2 10 और कित क्या है 11, तो यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है। तो किसी भी तत्व का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है यदि एस कक्षक में भरा जाता है, एस उपकोष में भरा जाता है, ठीक है, एस उपकोष में भरा जाता है, तो याद रखिएगा वो कौन से ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे, एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। इसको और क्लियर कर देता हूँ, एकदम ज़्यादा क्लियर है ना। चलिए, कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु में क्या होता है, कक्षा होता है, क्या होता है, कक्षा। तो देखिए ये उसका नाभिक, ये हो गया उसका कक्षा, क्या हो गया, कक्षा, ठीक है ना, ऑर्बिट बोलते हैं इसको, है ना। अब इसमें हमारे पास कितने कक्षा है, एक कक्षा यहाँ पर और होता है, ऐसे पूरा नहीं बनाया उसको, KLMN ऐसा होता है ना। तो K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा, और इस कक्षा में इसको हम लोग बोलते हैं कोश कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कोश। और इसी में होता है उपकोश, सब सेल उपकोष होता है। तो K कक्षा में कितने उपकोष, S उपकोष, M में SP और N में SPD और KL में SP, M में SPD और KLMN में SPDF, ये होता है ना। ये क्या है, उपकोष है, क्या है, उपकोष। अब उपकोष के बारे में बात करेंगे तो S उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो इसमें 1 कक्षक होते हैं। P के बारे में बात करेंगे तो P में 3 कक्षक होते हैं। D के बारे में बात करेंगे तो D में 5 कक्षक होते हैं। ये सब बेसिक नॉलेज है ना। और F में कितने, 7 कक्षक होते हैं, 3 3 6 और 1 7। इसीलिए इस कक्षक में, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखिए ये सब 11वीं में आप पढ़े होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए स्क्वायर लिखते हैं, S स्क्वायर लिखते हैं। S में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। P में 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं P उपकोष में। D उपकोष में 5 खंड है तो कितने, 10 हो जाएंगे, डबल करेंगे तो 10। और D में 7 है तो F में 7 है तो कितने, 14। तो इस तरह से ये आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लिए होंगे, ठीक है। बीच में बताना एकदम जरूरी है ना। चलिए, तो ये उपकोष है, उपकोष के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग अभी, है ना। तो अब देखिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं फिर कहाँ, एस ब्लॉक के तत्व में। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये एस ब्लॉक के तत्व है, वर्ग, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है। तो ये भी बताऊंगा कि पहला वर्ग को हम लोग कैसे पहचानेंगे, दूसरे वर्ग को भी हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो एस ये 11 है अपने पास कि 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर, इसको 1s वर्ग भी बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वर्ग हिंदी में भी यूज़ कर देता हूँ मैं, है ना। तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s1। तो यहाँ पर ये जो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वहाँ कौन से उपकोष में, एस उपकोष में है, इसीलिए यहाँ एस ब्लॉक के तत्व है ये,
कौन से ब्लॉक के तत्व है, एस ब्लॉक के तत्व है, ये जो सोडियम है वो। क्लियर हो गई बात मेरी। चलो मैग्नीशियम में चलते हैं। मैग्नीशियम क्या है, 12 है, तो ये होएगा 1s², 2s², 2p6, 3s²। ये हो गया अपने पास कि यहाँ पर आपको दो इलेक्ट्रॉन मिलता है। कितना इलेक्ट्रॉन मिलता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है, जो भी कौन से उपकोष में, एस उपकोष में है। तो ये तो क्लियर हो गया कि एस उपकोष में मतलब कौन से है, एस ऑर्बिटल में है ना, एस ब्लॉक में है हमारे पास, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक का तत्व है कौन, ये जो मैग्नीशियम है वो एक एस ब्लॉक का तत्व है, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो हम कहेंगे कि यहाँ वर्ग दूसरा का है। कौन से वर्ग का है, दूसरा का है। क्लियर हो गई बात मेरी। अब पी में चलते हैं। चलिए हम, क्योंकि हमको पी ब्लॉक तत्व बनाए, और आपको बता दूं कि आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास में ये सब आपको सीखने को मिलेगा, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं कि इसमें पी ब्लॉक के तत्व में उसका डी में चले जाएंगे, एफ में भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो जैसे का मतलब हम लोग दिखते हैं एक आध बी नाइट्रोजन का दिखते हैं, ठीक है। इसका होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5, ये 6 और ये 7। और आपको बता दूं कि कौन से वर्ग का तत्व है, ठीक है। तो ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, उसके बाद यहाँ पर 10 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं, 10। कितने खाने होते हैं, 10। कौन से ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए। तो 10 खाने होते हैं, तो उसमें से 11 और 12 खाना हो गया। तो ये कितना नंबर का खाना हो गया, 13वां नंबर का खाना। तो 13वां वर्ग है, ये 14 वर्ग है, ये 15 वर्ग है, ये 16 वर्ग है, और ये 17 वर्ग है, ये 18 वर्ग है। तो हम अब कैसे पहचानेंगे कि ये जो तत्व है ये 13 वर्ग का है, ये 14 वर्ग का है, 15 वर्ग का है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके लिए भी बताता हूँ मैं। चलिए हम लोग चलते हैं कार्बन में। कार्बन में चलते हैं, कार्बन, है ना। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कि 1s², 2s², ठीक है। अब यहाँ पर अपने को देखना 2p, पी लिख देते हैं, भी, है ना। और हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर 6 है ना, तो 2 2 4 हो गया, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 कंप्लीट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष में है। कहाँ पास है, पी उपकोष में। यहाँ पर एस उपकोष में था ना, पी उपकोष में। इससे ये हमको पता चल गया कि ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो ये पी ब्लॉक का तत्व है। बात समझ आइए मेरी, है ना। चलिए 13 में चलते हैं, बोरान में 5 में, सॉरी बी लिख देते हैं इसको, बी से मेरा नाम भी आता है ना। तो इसको निकालेंगे कि 1s², 2s², 2p लिख देते हैं अभी। तो 2 2 4 और कितना यहाँ 5। चलिए अब देखिए, अब आपको समझना है कि अगर पी उपकोष में इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है तो ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। पी ब्लॉक के क्या है, तत्व हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये 13वां नंबर का वर्ग का है, 14 का है कि 15 का है। तो आपको बता दूं एकदम सिंपल ट्रिक्स है, ट्रिक्स नहीं है, मैंने अपने नॉर्मल हिसाब से आपको बता रहा हूँ, है ना। कि यदि आपको 1 दिखेगा, यहाँ पर कितना दिखेगा, 1, तो वो 13 नंबर के में आएगा। कितने नंबर के में आएगा, 13 में। जैसे कि हमारे पास एक आधा और देखते हैं एल्यूमिनियम का। चलिए एल्यूमिनियम का देखते हैं। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है, 13। तो 1s², 2s², 2p6, 3s² और 3p6। यहाँ पर देखिए कि 6 4 10, 10 2 12, अच्छा 6 अभी नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो ये हो गया। तो इसको हम लोग बांट लेते हैं। कैसे बांटते हैं, 2 2 4 और 6 4 कितना हो गया, 10, 10 2 कितना हो गया, 12, और हमारे पास कितना है, 13 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 आया लास्ट में। कितना आया, 1। 3p1 आया ना अपने पास। तो मैंने आपको बता रखी है कि जहाँ पर 1 आएगा मतलब वहाँ वर्ग 13 का ही क्या है, सदस्य है। बात क्लियर हो गई आपको। चलिए तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वर्ग कितना का है, ये 13 का है। ये कार्बन के बारे में देखते हैं। तो कार्बन का देखें कि 1s², 2s², 2p2, ये आ गया 2 2 आ गया, मतलब आपको समझ जाना है कि वर्ग 14 का है। 1 आया तो इसका, 3 आया तो इसका, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे 17 का देखते हैं, फ्लोरीन का देखते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9। तो इसको फ्लोरीन का 9 होता है, तो क्या करेंगे, 1s², 2s², 2p6, है ना। अच्छा यहाँ पर छोड़िए इसको, 2 2 4 और यहाँ पर 5 कर देते हैं। 9 है तो जी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 आया, 4 आया तो 16, और 5 आया तो 17। 5 आया यहाँ पास, आया कि नहीं आया। अब देखिए हर चीज़ हर जगह लागू नहीं होती, ये भी याद रखना आप लोग। कई जगह क्या होता है कि कुछ ऐसे
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको युग्मित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को इधर उधर करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे कि 6 आ जाता है, 7 आता है, तो एक कम करना पड़ता है, एक ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे नियम बहुत से मिलते हैं, तो उस जगह कई जगह लागू होते हैं। यहाँ पर तो लागू हो रहा है ना स्पष्ट रूप से कि 4 5 4 9 है ना अपने पास, यहाँ पर 5 है, तो 5 आएगा मतलब क्या है 17 नंबर के वर्ग में है। समझ आया आपको? 10 का देख लेते हैं, नियॉन का देख लेते हैं। तो नियॉन का 10 होता है कि 1s², 2s², 2p, 6 आया 6, तो 6 आया मतलब कौन सा है, ये 18 वर्ग का तत्व है। ठीक है, बात एकदम क्लियर ही ना, आपको समझ आएगा ना कि आपको अभी कोई भी तत्व दिया जाएगा तो आपको समझ जाना है कि ये इस वर्ग का तत्व है। क्लियर हो गया आपको? ये एस ब्लॉक को मैंने बता दी, पी ब्लॉक को मैंने बता दी, अब डी ब्लॉक की बारी है। तो ये पूरा बेसिक नॉलेज है ना, ठीक है। आप इसकी स्किप करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप यहाँ से एग्जिट भी हो सकते हैं चैनल से, है ना। तो मैं पूरा बेसिक नॉलेज आपको पूरा बेसिक नॉलेज याद, ये तो 11वीं में आपको दिया होगा, लेकिन आज कुछ पी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ने के लिए आपको एकदम ज़रूरी है ये सब जानना, है ना। चलिए तो हम चलते हैं डी ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में? डी ब्लॉक। आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पी ब्लॉक पढ़ने वाले हैं सर, और इतना दूर बता रहे हैं, तो आपको बता दूं ये सब बेसिक नॉलेज कहीं मिलेगा नहीं भाई, मिलेगा बहुत जगह मिलेगा, लेकिन ये सब जरूरी है ना। ए ब्लॉक के तत्व को मैंने नहीं बताऊँगा, ठीक है, एक आध को बताऊँगा तो बहुत है। तो डी ब्लॉक में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, तो ये पहला दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग में आता है आपका स्कैंडियम। तीसरा वर्ग में आता है स्कैंडियम, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना। टाइटेनियम और वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है। इसका स्कैंडियम का आपका हो जाता है 21, 22, 23, 24 और ये 25, ये परमाणु संख्या है। ये तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग है, पाँचवा है, छठवां है, सातवां है, आठवां, नौवां, 10वां, है ना, 11वां, 12वां और 13 तो उसमें चल जाएगा। तो 3 3 6 3 3 9 10 वर्ग है यहाँ पास, ठीक है। मैग्नीशियम होता है, और सॉरी मैग्नीशियम बोलता हूँ, मैग्नीज होता है। और 26 में आपका आयरन होता है, कोबाल्ट होता है और निकलेट होता है, साथ कॉपर होता है, और लास्ट क्या होता है, जिंक। ओके, ये जिंक होता है, ठीक है। ये 26, 27, 28, 29 और ये 30, है ना। तो पहले मैंने बता दिया कि जहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में हो तो एस ब्लॉक में आएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में है, और कक्षक बोलते हैं इसको, उपकोष कहते हैं, पी उपकोष में है तो पी ब्लॉक में आएगा। अब सीधी बात है कि जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में जाता है, तो वो आपका हो जाएगा डी ब्लॉक के तत्व। कौन से ब्लॉक के तत्व हो जाएगा? वो डी ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे, ठीक है। तो एक आध उदाहरण देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे हम लोग, है ना। जैसे कि हम लोग इसका देखते हैं, स्कैंडियम का 21 से परमाणु क्रमांक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, है ना। 4s में भी चले जाते हैं, बहुत लंबा है इसलिए। चलिए, तो 2 2 कितना हो गया, 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 19 और 20, हमारे पास कितना है 21 है क्या। तो ये 4s के बाद आता है 3d आता है, तो 3d1, 3d1। तो इससे ये समझ आ गया आपका कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में, अर्थात ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, है ना। ये हो गया आपको। यदि 1 आया तो तीसरा वर्ग का है, 2 आया तो चौथे वर्ग का है, 3 आया तो 5वें वर्ग का है, 4 आया तो 6वें वर्ग का है। बस ऐसे ही आपको पहचानना है लाइन से। तो ये सब आप इतने इंटेलिजेंट है कि आगे हम लोग आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारा फाइनली चलते हैं पी ब्लॉक के तत्व में, ठीक है। सॉरी इतने देर तक, है ना, आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए। चलिए, तो हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ शुरू होता है नाइट्रोजन परिवार के तत्व, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व को समझिए, उनके विभिन्न मुख्य लक्षण लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या तो क्या बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको बहुत सारे पॉइंट्स में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व कौन है। आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नाइट्रोजन, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास है
बिस्मिथ है, एंटोमनी है ना। तो इसको मैंने शॉर्ट टिक भी बताया था कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार ऐसे करके, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर शुरू करते हैं कि आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्वों को, मैंने बता दिया था ये 15 का तत्व है, ठीक है। तो उसको आपको और एक कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा कि हम लोग, हमारे पास पी ब्लॉक के तत्व हम लोग पढ़ रहे हैं। पी ब्लॉक के तत्व में कौन कौन आता है? 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इन सब वर्ग के तत्व आते हैं, जिसमें से ये है बोरान है, ये कार्बन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, ये नियॉन है ना। तो मैं बता दूं आपको कि मैं बोरान और कार्बन इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। हम लोग शुरू करेंगे नाइट्रोजन, और इसको बोलते हैं नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, ये हैलोजन परिवार है और ये अक्री गैस है, ठीक है। इन्हीं सब के बारे में हम लोग चलते जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो नाइट्रोजन परिवार है, कल का टॉपिक रहेगा ऑक्सीजन परिवार, वैसे वैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व तो आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग कौन से वर्ग में जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं वर्ग 15 में। किस में जा रहे हैं? वर्ग 15 में, ठीक है। चलिए, तो आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं, ये आपको नॉर्मल समझना है, ठीक है। इन तत्वों को वर्ग 14 व वर्ग 16 के बीच में रखा गया है, जो मैंने अभी बताया है ना। इन तत्वों को प्रिकोजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिकोजन। सम्मिलित रूप से ना, इन तत्वों को सम्मिलित रूप से, एक साथ बोलेंगे तो एक को नहीं बोलेंगे, अकेला को नहीं बोलेंगे। इन तत्वों को यहाँ पर लिख लेना, इन तत्वों को सम्मिलित रूप से प्रिकोजन कहा जाता है, तथा इनके जो यौगिक बनते हैं उन सब यौगिक को प्रिकोनाइड भी कहते हैं। ये नाइट्रोजन परिवार के क्या है? तत्व है। क्लियर होगी बात मेरी आपको, है ना। अब हम लोग चलते हैं कि नाइट्रोजन परिवार के मुख्य लक्षण में चलते हैं, है ना। तो आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ बता देता हूँ कि ये चीज़ आपको जानना जरूरी है कि कोई भी परमाणु है उसमें कितने कक्षा होते हैं। इसमें K, L, M और N ये कक्षा होती हैं, और K कक्षक में S उपकोष होता है, L कक्षक में sp उपकोष होता है, M में sp_d उपकोष होता है और N में sp_df उपकोष होता है। ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। S में कितने कक्षक होते हैं? एक कक्षक होते हैं। P बस में कितने कक्षा होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। और D में कितना होता है? 5 कक्षक होते हैं। ये सब 11वीं में आप पढ़े होंगे। और F में 7 कक्षक होते हैं। ये सब याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब की बात है। चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। चलिए, तो नाइट्रोजन परिवार के मुख्य लक्षण में पहला नंबर का आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो मैं बता दूं कि इस तत्व के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np3 होता है, ये बता दिया मैंने। चलिए मैं बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे कि नाइट्रोजन है, क्या है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है भाई? हमारे पास 7 है। कितना है? 7। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s², 2s², 2p, है ना। यहाँ पर देखिए, मैं इसको कभी वर्ग भी बोल देता हूँ, आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, है ना, कि 1s वर्ग 2s वर्ग करके। तो 1s², 2s², तो 2 कितना हो गया? 4, है ना। हमारे पास कितना है? 7 है, तो 4, तो बचा कितना? 3, ये हो गया 3। अब देखिए, मैंने बताया कि इस तत्व के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NS2Np3 होती है। मेरा मकसद ना कोर्स से कंप्लीट करना नहीं होता है, A to Z हर एक चीज़ को आपको समझना है ना, ठीक है। और यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कि कहाँ पर क्यों किस लिए बोला जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, इस तत्व के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np3 होगी। तो 1s², 2s², तो 2s² और 2p, मतलब क्या होगा कि NS² है हमारे पास और Np3 यहाँ पर 3। क्लियर, समझ आ गया आपको? अच्छा, एक आध और बताता हूँ। फास्फोरस का होता है 15। तो क्या करेंगे? 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p देखते हैं यहाँ पर। तो 6 4 10 हो गया, 10 2 12 और 12 3 15 हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए 3s², 3p6 मतलब NS² और Np3 ये हो गया। तो इस तत्व के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS² Np3 होता है। कंप्लीट। चलिए, दूसरा नंबर का पॉइंट आता है परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, अच्छा फिर इसको लिखना पड़ेगा मेरे को बार बार, है ना, कि नाइट्रोजन, है ना, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी को मैं बहुत ज़्यादा भूल जाता हूँ, है ना, और ये बिस्मिथ, है ना। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। और एक और क्वेश्चन आता है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है कि घटती है?
नहीं, ये इसको उल्टा होता है। देखिए, तो मैं बता देता हूँ कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है कि वो केवल इतना ही बता देते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन क्लियर नहीं हो पाती है बच्चों को, है ना। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ क्लियर करेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। हमारे पास मैं नाइट्रोजन के बारे में और फास्फोरस दोहरे की तुलना करता हूँ कि ऊपर से नीचे जाने पर ये परमाणु त्रिज्या बढ़ती है कि घटती है। चलिए देखते हैं, है ना। हमारे पास है एक नाइट्रोजन का, ये हो गया केंद्र, और ये हो गया उसका पहला ऊर्जा स्तर, ये हो गया उसका दूसरा ऊर्जा स्तर, है ना। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। चलिए, तो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और ये 2, हो गया 2, ठीक है। दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं, 1 2 3 4। अब हम लोग जानते हैं कि 8 होते हैं, लेकिन हमारे पास तो केवल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कुल 7 ही इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे बोर-बरी के आधार पर, तो 2 और कितना निकल जाएगा? 5 निकलेगा बोर-बरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। आप बाव के हिसाब से नहीं निकाल रहा हूँ, है ना। तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 1 2 3 4, और कितने हमारे पास? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। चलिए बढ़िया, है ना। ये तो क्लियर हो गया। अब फास्फोरस के बारे में चलते हैं। तो फास्फोरस का कितना होता है? 15 होता है। तो ये इसका ये मध्य केंद्र हो गया, और ये हो गया पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, और फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15। इसका बोर-बरी से निकालेंगे तो 2 8 5 ऐसे निकलेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और ये 2, ठीक। दूसरे कक्षक में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे कक्षा में कितना हो जाएगा? 5 1 2 3 4 5। तो आपको एक चीज़ और जानना पड़ेगा आपको कि बहुत सारे आपबाव का नियम है, ये जो 9वीं क्लास में पढ़े होंगे कि 2 8 18 32 इसका नियम होता है कि पहले कक्षक में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है, तीसरे में 18, चौथे में 32, ठीक है। या तो 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 कर सकते हैं आखिरी विन्यास प्राप्त करने के लिए, चौथे में भी 8 कर दिए। सब नियम आप 9वीं में पढ़ चुके होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं मुझे, है ना। चलिए, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? अब देखिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो परमाणु त्रिज्या का मतलब क्या होता है जानते हो? कि ये जो नाभिक है और नाभिक और बाह्यतम कक्षक के बीच की दूरी क्या होती है? इसकी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने कक्षक है? 1 और ये 2, के और एल, 2 ही कक्षा है हमारे पास। इसमें 1 2 3, के एल एम, 3 कक्षा है। तो अब बताओ मुझे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम रहेगी क्या? क्योंकि 2 ही कक्षा है, और यहाँ से 1 2 3, 3 कक्षा है भाई। तो 3 कक्षा है, तो यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, अर्थात परमाणु का त्रिज्या भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ आया आपको, है ना। तो इस तरह से ये क्लियर हो गई आपको बात, है ना। और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? घटती है ना। वो समझने के लिए आप मेरे नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। क्यों? और मैं 10वीं क्लास की साइंस में ये सब समझा चुका हूँ, ठीक, क्लियर। चलिए तीसरा नंबर के पॉइंट में चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसको मैंने दूसरा लिख दिया था, तीसरा लिख दिया, ये दूसरा है, ठीक है। तीसरा में चलते हैं हम लोग, धात्विक लक्षण में चलते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे हो रहा है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तीसरा नंबर का पॉइंट है, ठीक है। तीसरा नंबर के धात्विक लक्षण, तो आपको बता दूं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, है ना, नीचे की ओर बढ़ने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। मतलब क्या होता है? यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, ये एंटीमनी और बिस्मिथ, तो ऊपर से नीचे अब जाते हैं ना। तो नाइट्रोजन कौन है? ये अधातु है। क्या है? धातु। और फास्फोरस भी क्या है? अधातु है ना, ठीक है। और आर्सेनिक ये उपधातु है। और ये एंटीमनी भी उपधातु है, और ये क्या है? धातु है। ये बिस्मिथ वो धातु है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। धात्विक लक्षण बढ़ते जाता है, क्लियर। चलिए हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में, आयनन विभव। आयनन विभव का परिभाषा आपको अगर चाहिए तो 10वीं क्लास के 4थे अध्याय में जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा आयनन विभव, ठीक है। चलिए, आयनन विभव क्या है? तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता है। ये हम लोग कौन से ब्लॉक पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक के। और कौन से परिवार पढ़ रहे हैं? नाइट्रोजन परिवार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता है। फिर ये बस बता देते हैं टीचर्स लोग, तो पूरा कंप्लीटली कर देता हूँ कि क्यों घटता है और क्यों बढ़ता है, ठीक है। चलिए देखिए कि हमारे पास फिर इसी को लिखना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन, और कौन है? फास्फोरस। 2 ही करते हैं। इसका 7, इसका कितना है? 15 है, ठीक। इसका फिर मैं बना देता हूँ। ये पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5, है ना। इसमें भी ये बीच का है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन,
इसमें 8, 5, 6, 7 और ये 8, इसमें कितना 1, 2, 3, 4, ये 5। चलिए ठीक। अब देखिए कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता है ना। आयनन विभव का मान घटता है, ये हम लोग जानते हैं, है ना। कि आयनन विभव का मतलब क्या होता है भाई, कि कोई भी विलगित परमाणु होते हैं, इसके जो लास्ट जो परमाणु है उसके विलगित परमाणु, उसके दुर्बलता से बंधे जो इलेक्ट्रॉन है, दुर्बलता से बंधे कौन है, इलेक्ट्रॉन है। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वह उसका आयनन विभव कहलाती है। मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है, उसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगा, आयनन विभव कहलाएगा। तो आपको ये समझना है कि ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता है। क्यों घटता है? ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कि कक्षकों की संख्या बढ़ती है। देखिए इसमें 2 कक्षा है, इसमें कितने कक्षा है, 3 कक्षा है ना, है ना। जिसके फलस्वरूप नाभिक है और इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। ये देखिए इसमें 2 कक्षा के, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कम है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ गई, क्योंकि 1, 2, 3 कक्षा है हमारे पास। तो क्या होता है कि नाभिक और बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण बाह्यतम कोष से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि देखिए ये नाभिक है और नाभिक की इलेक्ट्रॉन आकर्षण है ना। तो इनमें से हमको इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। और यहाँ से पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, के तीसरे नंबर के कक्षक में तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर बढ़ गई है तो आकर्षण कहाँ बढ़ेगा, कम हो जाएगा ना। तो इसको हमको निकालने के लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी, फट से निकालेंगे तो इसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और ये नज़दीक है, ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन नज़दीक है, तो इसको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब इस तरह आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा रहेगा और इसमें आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान या आयनन विभव का मान घटता है। ये भी क्लियर हो गई। चलिए आगे का पॉइंट है आपके पास विद्युत ऋणात्मकता, है ना। कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। इसमें भी घटता है बोलते हैं। फिर ये 2 जने हैं, ये नाइट्रोजन भी सोच रहा होगा कि मुझे कितने बार यूज़ करेगा करके, ठीक है। ये नाइट्रोजन, ये फास्फोरस 15, ठीक। इसमें भी देखो ये एकदम बच्चे की तरह बताता हूँ आप लोग, है ना, बच्चे भी इसको समझ जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 5 कर देते हैं, इसमें हम लोग 5 कर देते हैं, इसमें 2 कर देते हैं। चलिए, है ना। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, क्रमशः क्या होता है, घटता है ना। तो मैं देता मैं विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु के साझे इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। मैं विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता में कन्फ्यूजन हो गया था, मैं तो विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो इसका परिभाषा एक बार बताता हूँ कि कोई भी यौगिक है, ये दोनों यौगिक हैं, इस यौगिक के किसी परमाणु के साझे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई साझे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी कोई साझे इलेक्ट्रॉन है, उस साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, ठीक। चलिए तो हमारा पॉइंट है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है ना। अब क्यों घटती है ना, क्योंकि क्या होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, है ना, जो परमाणु है उस परमाणु में कक्षक की संख्या बढ़ती है। ये तो मैं बार बार बोल चुका हूँ, कक्षकों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, जिससे जो साझित इलेक्ट्रॉन है ना, साझित इलेक्ट्रॉन, ये मान जाए यहाँ पर एक और ऐसे बना देता हूँ मैं, है ना, ये एक और तत्व बना दिया और यहाँ पर भी ऐसा एक मैंने क्या बना दी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो मान लीजिए यहाँ इसका एक इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, मान लो जाए, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि साझित इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ये जो साझित इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसका भी साझित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाती है ना, जिससे साझित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसको बाहर निकालने के लिए अधिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः विद्युत ऋणात्मक का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम इसकी तरह ही हो जाएगा ये, ठीक। तो ये हो गया 5वां और हम लोग लास्ट चलते हैं। चलिए तो ये जो 6वां नंबर का है, ये पी ब्लॉक के तत्व के सबसे बेहतरीन और सबसे रोचक तथ्य है यहाँ पर, है ना, कि पी ब्लॉक के तत्व मतलब नाइट्रोजन परिवार के, है ना। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की संयोजकता सामान्यतः 3 होती है, लेकिन नाइट्रोजन को छोड़कर वर्ग के अन्य सभी तत्व 5 संयोजकता वाले होते हैं। मतलब 5 संयोजकता भी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, ये आप सबको क्लियर कर देता हूँ मैं, है ना। तो हमारे पास 5 तत्वों के बारे में पहले बात करते हैं।
मैंने आपको शॉर्ट और ट्रिक्स ही बताए थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और है ना ये बिस्मिथ, सॉरी बिस्मिथ यहाँ पास रहेगा, है ना, ठीक है। और ये था एंटीमनी, ये क्या है एंटीमनी, है ना। तो इसको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ऐसे करके, है ना, है ना। तो ये हो गया। अब मैंने ये बताया कि संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। चलिए तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आप सबको मैंने सिखा रखी है ना। जैसे कि मैं नाइट्रोजन का निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि अच्छा, इसके लिए मैं एक एकदम ज़बरदस्त वाला बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व के जो परमाणु होती है ना, वो परमाणु में क्या होता है, कोष होता है, उपकोष होता है, कक्षक होते हैं। ये कैसे कैसे होते हैं उसको देखिए। इसमें एक होता है के, ये होता है के एल, ये होता है एम, और ये होता है एन। ये हो गया आपका कक्षा, कोश, है ना। यह बोलते हैं ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। तो इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं 1, 2, 3 और 4 से, है ना। आगे और 5, 6 जो भी है अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये के को हम लोग 1 से, एल को 2, एम को 3 और एन को 4, ये याद रखना आपको, है ना, जब भी मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा। तो अब आपको ये बात करना है कि जो के कक्षा होती है उसमें कितने उपकोष होते हैं। उसमें तो केवल एक एस उपकोष होते हैं। एल में एस पी 2 उपकोष होते हैं, और एम में एस पी डी 3 उपकोष होते हैं, और एन में एस पी डी और एफ 4 उपकोष होते हैं। उपकोष ना, कोष में क्या होता है उपकोष। ये एक बार और बता चुका हूँ मैं शुरू में, है ना। ये बार बार बता रहा हूँ, रिपीट हो जाएगा आपका, है ना। और अब देखिए एस पी डी एफ ये सब है उपकोष। अब इसमें कितने कक्षा होते हैं, कक्षक होते हैं। तो एस में 1 कक्षक होते हैं, कक्षक होता है। पी में 3 कक्षक होता है। डी में 5 कक्षक होता है ना। और एफ में 7 कक्षक होता है, 7 कक्षक होता है ना। अब एक कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14। तो एस कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 6, डी में 5, एफ में 14। ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6 ऐसे जब बोलूँगा लाइन से तो आप पूछोगे कि इसमें 6 क्यों डाले हैं, 2 क्यों डाले हैं। तो एस वाले हम 2 डालते हैं, पी वाले हम 6, डी आएगा तो हम लोग 5 डालेंगे, सॉरी 5 नहीं जी, 10 डालेंगे, ठीक है। और इसमें कितने डालेंगे, 14। क्लियर हो गया आपको, ये हो गया आपको, है ना। अब बात यहाँ पर ये चलती है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसकी संयोजकता कैसे निकालते हैं, संयोजकता कैसे निकालते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं आप बॉक नियम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन का निकालते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। चलिए तो निकालते हैं 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर और 2p। हमारे पास देखिए 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर के बाद आता है 2p आता है ना, 2p आता है। अब हमको क्या करना है, एक लिखा हूँ, एक मतलब ये पहला नंबर का ऊर्जा स्तर है। 2 लिखा हूँ मतलब ये दूसरे नंबर का ऊर्जा स्तर है। मतलब ये 2 लिखा, फिर 2 बार 2 लिखा है, मतलब ये दोनों जने दूसरे नंबर का ऊर्जा स्तर है, ठीक है। तो 2 2 4 हो गया, और हमारे पास कितना है, 7 है, तो 3 बचा हमारे पास, ये 3 बचा 3p। तो इसको कैसे करेंगे, एस कक्षा, यहाँ पर भी एस कक्षा, एस कक्षक में 1 डब्बा, एक कक्षक, एस उपकोष में, कक्षा बोल दिया था मैं, उपकोष में 1 डब्बा, पी उपकोष में कितना डब्बा, 3 डब्बा, ये लिखिए, है ना। चलिए तो आप तो जानते हैं कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, 11वीं आप लोग पढ़ चुके हैं संयोजकता कैसे निकालते हैं। तो हमको जो अर्धपूरित ऑर्बिटल मिलेगा, कक्षक मिलेगा, वही क्या कहलाएगी उसकी संयोजकता, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वही उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता। तो देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 और ये 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और ये 2। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, इसको युग्मित भी करना है ना, आप तो जानते हो 11वीं में पढ़ चुके हो हर चीज़, है ना। उसके बाद ये दूसरा और ये तीसरा, ये हो गया। तो अब मुझे बताओ कि इसका संयोजकता कितनी, तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों कक्षक क्या है, अर्धपूरित हैं, और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब इनकी संयोजकता कितनी है, 3 है। तो मैंने शुरू में बताया आपको कि इनकी संयोजकता क्या होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना। अब ये नाइट्रोजन को छोड़िए, आप फास्फोरस में चलिए।
फास्फोरस। चलिए, तो फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 15। तो देखिए 1s², 2s², 2p6, 3s², है ना, 3p। आगे देखते हैं कि 2 2 4 6 4 10, 10 2 12। अब कितना बचा? 3 बचा अपने पास, तो 3p ये, ठीक है। ये हो गया आपका 6 4 10, 10 3 13 14 15, ये हो गया। तो इसको कैसे लिखोगे भाई आप लोग? लिखोगे ऐसे, ये, और ये दूसरा में ये, और तीसरा में पी वाला में कितना जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा पूरा भर जाएगा। ये 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, ये भी भर गया। 3 में इसमें देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 भर गया। अब यहाँ पर 3p है, तो इसमें एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो जी, तो इसका संयोजकता भी कितना निकल गया? 3 निकल गया। चलिए, फास्फोरस के बाद देख लेते हैं हम लोग किसको? आर्सेनिक को। आर्सेनिक का होता है 33। ये होगा, ये हो जाएगा आपका 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d10 होता है यहाँ पर, ठीक है। तब यहाँ पर अब लोग पूरा हम लोग देखते नहीं हैं, आगे हम लोग देखेंगे। ये हाँ, गिन लेते हैं पहले। 4 6 4 10, 2 12, 12 6 18 19 20, 20 ही हुआ अपने पास, 33 ना। 20 10 कितना हो गया? 30 हो गया। ओके, अब 3D की बात आता है, 4p आता है। अच्छा, p आया है ना, और 30 हो गया, 3 ये हो गया। देखो फिर अब इधर का मैं लिखूंगा नहीं, बस इतने बस का लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखे? 3 और ये 3। अच्छा, ये पहला ऊर्जा स्तर है, एक लिखा है वो, ये दोनों दूसरा ऊर्जा स्तर है, और ये दोनों, और ये तीसरा ऊर्जा स्तर है, और ये चौथा ऊर्जा स्तर है, ठीक है। तो चौथा ऊर्जा स्तर के बारे में लिखते हैं हम लोग, ये 4, और यहाँ पर क्या है? p, ये, ठीक। तो ये 4p का ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये 3, ये हो गया। तो इस स्थिति में इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई। चलिए, अब ये तीनों सर ने बता दिया, बहुत बढ़िया है ना। अब सर ने तो एक झूठ बोल दिया है भाई, यहाँ पास क्या बोल दिया है कि लेकिन n को छोड़कर वर्ग के सभी तत्व 5 संयोजकता होते हैं। ये क्यों झूठ बोल दें भैया? झूठ नहीं है ये, आपको मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसकी संयोजकता 5 भी होती है। कैसे होती है? तो मैं किसका दिखाऊं? अधिकतर मैंने देखा है बहुत सारे टीचर से ये फास्फोरस का ही दिखाते हैं, मैं आर्सेनिक का बना के दिखाता हूँ, है ना, ठीक है। आर्सेनिक का निकाल के दिखाते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकी संयोजकता 5 भी होती है ना। चलिए, तो हमारे पास ऊर्जा स्तर कितना है भाई? पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा, चौथा। मैंने बताया था KLMN। इसमें कितने उपकोष? 1, इसमें sp2, इसमें sp3, इसमें sp-d-f, 4 उपकोष है, ठीक। चलिए, इसको आप याद रखिएगा। पहला ऊर्जा स्तर में ये है, दूसरा ऊर्जा स्तर में s और ये p वाला, तीसरा ऊर्जा स्तर में s p और ये वाला d वाला है, चौथा में s और यहाँ है p वाले में है, ठीक है। तो इसी में चलते हैं हम लोग, इसी में चलते हैं, चौथा ऊर्जा स्तर। और ये हमारे पास चौथा ऊर्जा स्तर है जिसमें sp-d-f 4 उपकोष हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पष्ट रूप से, 4s² और 4p3, ये मैंने लिख दी। ओके, चलिए, तो हम लोग कितने ऊर्जा स्तर में गए हैं भाई? चौथा ऊर्जा स्तर में, तीसरा में नहीं, तीसरा को बात खत्म, इसका और इसका बात खत्म, चौथा ऊर्जा स्तर में गए हैं, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से उपकोष हैं? तो यहाँ पर हमारे पास है s उपकोष है, और कौन से p उपकोष भी है, और कौन है d उपकोष भी है, और कौन उपकोष है? f उपकोष भी है। तो f के भी बारे में बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो देखिए कि यदि मैंने यहाँ पर देखिए s और p में कितने डब्बा होते हैं? 3 डब्बा होते हैं, आपको याद होगा, a 3 डब्बा, और d में कितना होता है भाई? 5 डब्बा होता है, ये 3, ये तो 5। चलिए,
अब मैं बता रहा हूँ आपको कि 4s² था, तो हम लोग यहाँ पर एक डब्बा इसमें डाले थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाले थे और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखता है वही उसका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाती है। अर्धपूरित कक्षकों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, वो तो एकदम नॉर्मल अवस्था है ना, ठीक है, तलस्थ अवस्था या कुछ अवस्था बोलते हैं उसको। तो अब उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर हमको पता है कि चौथा ऊर्जा स्तर में डी उपकोष भी होता है, डी उपकोष भी होता है। तब अब बताओ भाई कि उपकोष खाली है हमारे पास और यहाँ पर युग्मित हो रही है, तो क्या करते हैं कि 1s² का जो 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 1 रहता है और p में तो 3 है ही, 1 2 और ये 3 ये है ही, और इसमें का 1 इलेक्ट्रॉन वो चला जाता है डी उपकोष में। ये बात समझ आइए आपको, है ना। तो इस स्थिति में देखिए 1 2 3 4 और ये 5 हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी संयोजकता कितनी हो गई, 5 हो गई। अब आर्सेनिक की संयोजकता 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। फास्फोरस का भी वैसे ही देख सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा और यहाँ से आपका ये जो पहला वीडियो है ख़त्म होती है और पार्ट 2 आने में 2 दिन लग जाता है, क्योंकि मेरा जो विषय है वो बहुत सारे है। बायो का भी विषय है, बायो के साथ साथ 10th का साइंस है, 9th का साइंस है और मैं व्यापम क्लासेस भी स्टार्ट कर चुका हूँ। तो और नीट के साथ भी, नीट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो चैनल में आप नए आएंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको मिलता जाएगा, है ना, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस।